जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर्स देखा था, जिसमें फिर हम डिज़ाइन प्रोसीजर भी देखा था। तो आज हम हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर्स देखेंगे और उसके साथ कुछ एडिशनल टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर है, स्टार्ट होगा। हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर से। तो हम एग्जांपल के तौर पर कॉमन मीटर एम्पलीफायर लेते हैं। याद रहे कि हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, आपको याद होगा कि कोई हम एडिशनल कैपेसिटेंस नहीं लगाते थे, तो वो तो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से जो इफ़ेक्ट होता था तो एडिशनल कैपेसिटेंसेस बन जाती थी, इफ़ेक्ट उनका आ जाता था, तो हम उनको कंसिडर करते थे। तो अभी उनको देखते हैं। वही सीरीज़ कैपेसिटेंस हैं C1, CE और ये C2। ठीक है, आपको पता है कि जो हम उसके लिए अलहदा कैपेसिटेंस नहीं लगाते थे हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, बल्कि उसका इफ़ेक्ट आता था। तो इफ़ेक्ट क्या था कि इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंसेस होती थी, यानी कि इस बेस और कलेक्टर के दरमियान एक कैपेसिटेंस होगी हाई फ्रीक्वेंसी में, फिर बेस और एमीटर के दरमियान होगी, और फिर कलेक्टर और एमीटर के दरमियान होगी। ठीक है, 3 कैपेसिटेंसेस होंगी। एक कैपेसिटेंस फ्रॉम बेस टू एमीटर, एक कैपेसिटेंस फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, और एक कैपेसिटेंस फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर। ठीक है, 3 कैपेसिटेंसेस होंगी। ठीक है, तो अब चूँकि हम हाई फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए C1, C2 और CE चूँकि सीरीज़ कैपेसिटेंसेस हैं तो ये इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे। ठीक है, अब हमने किनको देखना है, सिर्फ CBE, CCE और CV को। अब चूँकि हाई फ्रीक्वेंसी है तो ये बिल्कुल इसकी जो इम्पीडेंस है वो ज़ीरो हो जाएगी। इम्पीडेंस ज़ीरो होने की वजह से ये शॉर्ट हो जाएगा और ये पॉइंट इफ़ेक्टिवली ग्राउंड हो जाएगा। इफ़ेक्टिवली ग्राउंड होने का मतलब ये है कि जो ये CBE है ये हो जाएगी फ्रॉम बेस टू ग्राउंड। CBE हो जाएगी फ्रॉम बेस टू ग्राउंड। इसी तरह से ये वाली हो जाएगी फ्रॉम कलेक्टर टू ग्राउंड। ठीक है, और C जो BC है वो होगी फ्रॉम बेस टू कलेक्टर। अगर आप गौर करें तो ये CB हो गया फ्रॉम बेस टू ग्राउंड, यानी कि इस बेस से ग्राउंड तक। ठीक है, तो ये ऐसा ही है जैसे ये CB क्या हो गई हो, CB शंट कैपेसिटेंस हो गई हो इनपुट साइड पर, यानी कि CBE ऐसा ही है जैसे ये हमारी शंट कैपेसिटेंस थी इनपुट साइड पर। इसी तरह से ये CCE क्या है, फ्रॉम आउटपुट टू ग्राउंड है। ये ऐसा ही है जैसे हमारी जो CCE है वो हमारी CBE हो, शंट आउटपुट साइड पर शंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अब आउटपुट हमारी क्या है, आउटपुट कलेक्टर है, इनपुट बेस है। तो जो हमारी CBC है, CBC वो है कैपेसिटेंस फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट, यानी कि फीडबैक कैपेसिटेंस। और ये फीडबैक कैपेसिटेंस क्या हुआ करती थी, ये हुआ करती थी मिलर कैपेसिटेंस। ठीक है, यानी कि CBE इस केस में हमारी इनपुट कैपेसिटेंस होगी, CA इनपुट शंट कैपेसिटेंस, CCE हमारी CB होगी आउटपुट शंट कैपेसिटेंस, और CBC हमारी मिलर कैपेसिटेंस होगी CM। ठीक है, यानी कि अब हमारी जो CA है टोटल कैपेसिटेंस, वो क्या होगी, वो होगी CBE प्लस CM। ठीक है, और CB क्या होगी हमारी, वो हमारी होगी CCE प्लस CM। ठीक है, और CM हमारी क्या है, CM है हमारी CBC 1 माइनस AV यहाँ पर,
और इस जगह पर क्या है CM, इस जगह है CBC 1-1/A। ठीक है, ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने मिलर कैपेसिटेंस में डिराइव किए थे। ठीक है, और इसकी अब हमने अगर FA निकालनी है वो क्या है 1/2 पाई RI पैरेलल RS और CA। तो CA हमने पता ही निकाल लिया है, RS हमें गिवन ही होती है। RI क्या है हमारी, RI वही जो कॉमन मीटर की RI है। RI कॉमन मीटर की क्या होती है, R1 पैरेलल R2 पैरेलल बीटा RE डैश, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से FB होगी, FB क्या होगी 1/2 पाई R0 पैरेलल RL डिवाइड बाय CB। तो CB हम पहले देख चुके हैं क्या है, और जो R0 है वो आउटपुट कैपेसिटेंस इस केस में क्या होती है, कॉमन मीटर के केस में वो होती है R0 पैरेलल RC। ठीक है, ठीक है। जनरली FB इज़ स्मॉलर दैन FB इज़ लार्जर दैन FA। तो जनरली क्या होता है, FA जो है आमतौर पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बन जाती है, क्योंकि हमको पता है कि जब हाई फ्रीक्वेंसी में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चूज़ कर रहे होते हैं तो दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में से जो छोटी होती है उसको चूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस होती है ना, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस वो क्या कर देती हैं, वो हमारे जो बीटा है गेन उसको फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट बना देती हैं। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट बना देती हैं, यानी कि अब बीटा जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। पहले तो हम बीटा को कांस्टेंट लेते हैं ना, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी में बीटा कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो बिल्कुल उस तरह से बीटा का भी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होगा। जहाँ पे 0.707, इसको कहते हैं एफ बीटा को कहते हैं बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे बीटा जो है अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 0.707 हो जाए। अच्छा, अब जब हम FA और FB निकालते हैं तो हायर फ्रीक्वेंसी में जो है ये कैपेसिटेंस छोटी क्यों होनी चाहिए। हम ये कहते हैं हायर कैपेसिटेंस में ये हायर फ्रीक्वेंसी में, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में ये कैपेसिटेंस छोटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अगर हायर फ्रीक्वेंसी का रिस्पांस दें तो हाई फ्रीक्वेंसी का रिस्पांस कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, लो पास फिल्टर होता है ना। तो लेट्स से कि ये हमारी FA निकली है, अगर किसी एक FA किसी ख़ास कैपेसिटेंस से ये निकली है। अब अगर कैपेसिटेंस को हम बढ़ा देते हैं, कैपेसिटेंस को बढ़ा देते हैं तो FA क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। FA छोटी हो गई, नई FA लेट से यहाँ पे आ गई है FA डैश। ठीक है, तो पहले हमारी बैंडविड्थ कितनी थी, पहले हमारी बैंडविड्थ थी FA-0, यानी कि इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ थी पहले। अब ये कैपेसिटेंस बढ़ने से बैंडविड्थ क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, बैंडविड्थ क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसका मतलब है कि मिलर कैपेसिटेंस का जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है कि जो इफ़ेक्टिव बैंडविड्थ होती है वो कम हो जाती है। तो मिलर कैपेसिटेंस जब डिज़ायरेबल नहीं है तो हमें क्या करना है, कोशिश करनी होती है कि मिलर कैपेसिटेंस कम से कम हो। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, हाई फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। एग्जांपल 9.16, ये हमारे पास कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन ही है। वन के CE 20 के C2 4K 22 के 100 के C1 VS1। नोट कीजिए कि C1, C2 और CE की वैल्यूज़ गिवन नहीं है, तो होने का फ़ायदा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी में ये वैसे ही इनका इफेक्ट निगलेजिबल हो जाता है। तो जो गिवन है, हमें गिवन ये है कि बीटा जो है वो 120 है, RE डैश जो है वो 20 गिवन है, R0 जो है वो
100 के गिवन है। CBE जो है हमारा वो गिवन है 40 पिकोफैरेड। CBC जो है वो 1.5 पिकोफैरेड और CCE जो है वो 1 पिकोफैरेड गिवन। ठीक है। अब इसके अलावा हमारी वायरिंग जो हमने लगानी है, जिस वायर से कनेक्ट करनी है, उसकी वायरिंग की कैपेसिटेंसेस भी हैं। वायरिंग कैपेसिटेंस इनपुट साइड पर जो है वो है 4 पिकोफैरेड और वायरिंग कैपेसिटेंस आउटपुट साइड पर जो है वो है 2 पिकोफैरेड। हमें क्या निकालना है? हमें हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हमें पता है कि हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो है 1/, यानी कि हमें 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। FA जो है हमारे पास क्या है 1/2 पाई, और हमें पता है कि जो FH है वो किसके बराबर होता है 1/FA डैश प्लस 1/FB डैश। ठीक है, तो FA और FB डैश निकालेंगे तो FH निकल आएगा। ठीक है, तो FA हमारे पास क्या निकला है? FA हमारे पास निकला 2 पाई और R in पैरेलल RS और CA। तो R in हम निकाल लेते हैं, वो क्या निकलेगी? वो निकलेगी 100 के पैरेलल 22 के पैरेलल बीटा RE डैश। बीटा RE डैश गिवन है तो हम इधर उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। बीटा की वैल्यू गिवन है 120, R डैश की वैल्यू है 20। इसको सॉल्व करेंगे तो R इन हमारे पास निकलेगी, वो निकलेगी 2.1 किलो। ठीक है, और CA क्या है? CA हमारे पास है CBE प्लस 1 माइनस AV CBC। ठीक है, तो CBE हमें गिवन है 40 पिको प्लस 1 माइनस AV CBC हमें गिवन है 1.5 पिको। AV नहीं है हमारे पास, तो AV हमें पता है कॉमन मीटर का AV क्या होता है, चैप्टर 7 में हमने निकाला था। कॉमन मीटर का AV होता है माइनस RL डिवाइडेड बाय RE डैश। ठीक है, तो RL हमारी क्या होती है? RL होती है RC पैरेलल RL, RC पैरेलल RL डिवाइडेड बाय RE डैश होती है। हमने कॉमन मीटर एम्पलीफायर में चैप्टर 7 में डिराइव की थी एक्सप्रेशंस। ठीक है, RC गिवन है हमें 4 के, RL गिवन है 20 के, माइनस 4 के पैरेलल 20 के, RE डैश हमें गिवन है 20। इसको सॉल्व करेंगे तो गेन क्या निकलेगा? गेन हमारा निकलेगा माइनस 166.67। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं 40 पिको प्लस 1 प्लस 166.67 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 पिको। तो जो रिजल्टिंग हमारे पास आएगी वो आएगी हमारे पास आएगी 295.5 पिकोफैरेड। ठीक है, फिर उसकी वजह से हमारा FA का निकलेगा 1/2 पाई। 2.1 के पैरेलल RS हमें गिवन है 200 मल्टीप्लाइड बाय 295.5 पिको। तो जो हमारी FA निकलेगी वो निकलेगी 2.95 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, इसी तरह से FB जो हमारी है वो है 1/2 पाई R0 पैरेलल RL मल्टीप्लाई बाय CB। तो CB क्या है? CB हमारी है CCE प्लस 1 माइनस 1/AV मल्टीप्लाइड बाय CBC। तो CCE हमें गिवन है सॉरी, यहाँ पे हम एक चीज़ भूल गए कि C वायरिंग भी साथ शामिल करनी थी। वायरिंग साथ शामिल करने थी, यानी कि इनपुट साइड पर वायरिंग क्या थी? इनपुट साइड पर वायरिंग हमारी थी 4 पिकोफैरेड। ठीक है, और यहाँ पर आउटपुट साइड पे हमारी वायरिंग है C वायरिंग आउटपुट साइड। ठीक है, CCE हमें गिवन है 1 पिकोफैरेड प्लस 1
प्लस 1/166.67 आ जाएगा। CBC हमें गिवन है 1.5 पिको फेरेड और ये C वायरिंग हमें गिवन है 2 पिको फेरेड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो CB हमारी बनेगी 4.5 पिको फेरेड। तो R आउट इस केस में क्या है, हमारे पास इस केस में है R0 पैरेलल RC, हमारी R0 होती है। R0 हमें गिवन है 100 के और पैरेलल RC जो है वो हमें गिवन है 4 के। तो हमारे पास बनेगी 3.8 किलो ओम। तो अब जो FB बनेगी वो बनेगी 1/2 पाई 3.8 के पैरेलल लोड रेजिस्टेंस हमारी है 20 के मल्टीप्लाइड बाय अभी जो CB निकाला वो था 4.5 पिको। तो हमारे पास FB निकलेगी 11.1 मेगा हर्ट्ज़। ठीक है, तो आखिर में हमारा FA जो है वो क्या निकलेगा 1/FA 1/FB। तो 1/, तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ पुट करके तो रिजल्टिंग हमारे पास निकलेगी 2.33 मेगा हर्ट्ज़। ठीक है, अब गौर करने की बात यह है कि देखिए CB तो बिल्कुल छोटी सी थी ना, आउटपुट कैपेसिटेंस 1.5 सिर्फ 3 थी, तो इसने इतना उसको ये चीज़ ऐड हो गई मिलर कैपेसिटेंस की वजह से, ये चीज़ ऐड हो गई मिलर कैपेसिटेंस की वजह से 166.67, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस बहुत बड़ी हो गई, FA कम हो गई। तो अगर किसी तरह से हम मिलर इफ़ेक्ट को कम कर दें तो कैसा होगा, मिलर इफेक्ट को कम कैसे कर सकते हैं कि किस तरह से अगर गेन कम कर दें, अगर गेन कम हो जाएगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आम तौर पर जो कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स हैं वो नॉन इन्वर्टिंग होते हैं। नॉन इन्वर्टिंग होने की वजह से इनमें मिलर कैपेसिटेंस नहीं होती, क्योंकि मिलर कैपेसिटेंस किस में होती है, सिर्फ इन्वर्टिंग वालों में। ठीक है, तो इसलिए हाई फ्रीक्वेंसीज़ में जो CB और CC है वो प्रेफर किए जाते हैं ओवर CE इन हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स। ठीक है, तो इसके साथ ही हम एक और बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो एक एम्पलीफायर देखते हैं जिसे हम कहते हैं कैस्कोड एम्पलीफायर। ये तो अब हमें पता लग गया ना कि हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि इनपुट कैपेसिटेंस या CA जो है वो कम होनी चाहिए। तो अगर CA कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि हमारा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, एक ये हो गया और दूसरी मिलर कैपेसिटेंस भी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक सर्किट यहाँ पे बनाते हैं जिसको कैस्कोड एम्पलीफायर कहते हैं। जी, तो ये दो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हैं, ये डायरेक्टली कपल्ड हुए हुए हैं, यानी कि इसके जो कलेक्टर है वो डायरेक्टली इसकी बेस में गया हुआ है। और हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का डिज़ायरेबल है। अब ये क्या हो जाएंगे, अगर हाई फ्रीक्वेंसी में ये चूँकि AC है तो AC हमने पहला जो ये Q1 है ये हमारा है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, ये एमिटर ग्राउंडेड है। जो Q2 है वो हमारा है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि AC सिग्नल के लिए ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट होने की वजह से आपको यहाँ पर ग्राउंड मिलेगा, तो ये कॉमन बेस है। ठीक है,
तो Q1 जो है वो डायरेक्टली कपल्ड है Q2। इस एम्पलीफायर को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसका एडवांटेज ये है, इट हैज़ स्मॉल इनपुट कैपेसिटेंस। और आपको याद होगा कि स्मॉल इनपुट कैपेसिटेंस की वजह से क्या होता है, जो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी होती है, बैंडविड्थ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में ये डिज़ायरेबल है स्मॉल इनपुट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो जो गेन है यहाँ पे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का Q1 का, वो स्मॉल है। वो मैं बताता हूँ क्यों स्मॉल है। गेन ऑफ Q1 इज़ स्मॉल, क्योंकि जो कॉमन एमिटर का गेन होता है वो क्या होता है, -RL डिवाइडेड बाय RE डैश। ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस। अब लोड रेजिस्टेंस इस केस में क्या है, आउटपुट इसकी क्योंकि कलेक्टर से आती है ना, तो लोड रेजिस्टेंस इसके लिए क्या है, इसके लिए लोड रेजिस्टेंस कॉमन बेस की इनपुट रेजिस्टेंस है। तो जो कॉमन बेस की इनपुट रेजिस्टेंस है, Rin ऑफ कॉमन बेस जो होती है वो बहुत छोटी होती है, यानी कि कॉमन बेस की इम्पोर्टेंस बहुत स्मॉल होती है। तो इनपुट इम्पोर्टेंस स्मॉल होने की वजह से ये लोड रेजिस्टेंस स्मॉल होगी। लोड रेजिस्टेंस स्मॉल होने की वजह से आपका जो AV है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -1 होगा। क्यों? क्योंकि RE डैश ही बहुत छोटी है, ये भी बहुत छोटी है, तो आपका AV जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -1 होगा। ठीक है जी, तो अब चूँकि AV -1 है, तो अब याद होगा मिलर कैपेसिटेंस जो है वो किससे उसका इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि वो गेन से मल्टीप्लाई होती है। अब गेन चूँकि बहुत छोटा है, इसलिए मिलर कैपेसिटेंस का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। मिलर कैपेसिटेंस फॉर Q1 इज़ मिनिमाइज्ड ड्यू टू AV इक्वल्स टू -1। ठीक है जी, तो हम इसकी इक्वेशंस लिख लेते हैं। जो IB1 है वो किसके बराबर है, वो है VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB1, ये IB1 निकल आएगा। और IC1 किसके इक्वल है, IC1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE, यानी कि IC1 जो है वो किसके इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IC1 जो है यहाँ पर जो इसका कलेक्टर करंट है वो एक्चुअली कॉमन बेस का एमिटर करंट है। ठीक है, तो IC1 इज़ इक्वल टू IE2। ठीक है, और IE2 जो है जो कॉमन बेस है, कॉमन बेस में जो गेन करंट है वो तकरीबन सेम ही होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IC2, और दैट वुड बी इक्वल टू बीटा IB1। ठीक है, IC1 किसके इक्वल होता है, बीटा IB1 के, तो ये इक्वल है IE2 के और IC2 के। ठीक है, VB2 इक्वल्स टू, यानी कि इसकी बेस पर जो वोल्टेज मिलेगी आपको डायरेक्ट DC में, वो क्या मिलेगी, ये वोल्टेज डिवाइडर है, वो मिलेगी R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 VCC। ठीक है, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 और VCC आपको VB2 मिलेगी। इस तरह से VC1 कलेक्टर वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी जो, वो किसके इक्वल है, वो वही है जो VE2 है। VC1 इक्वल्स टू VE2, VC1 equals to VE2 which is equal to VB2 minus VBE. VB2 minus VBE would be equal to VE2 would be equal to VC1. ठीक है, इसी तरह से VC2 equals to VC2, यानी कि ये कलेक्टर करंट वाली वैल्यू होगी VCC माइनस IC2 RC2। ठीक है, VCC माइनस IC2 RC2, और इसी तरह से VCE2 जो है ये कलेक्टर टू मीटर, VCE2 वुड बी इक्वल टू VC2 माइनस VE2। ठीक है, VC2 माइनस VE2। ये तो हो गया DC का। अब हम इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाते हैं।
ये कॉमन एमिटर वाला है पार्ट, ये कॉमन बेस का आ गया। RL RC2 स्मॉल RC, क्योंकि इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस जो है कॉमन बेस की वो स्मॉल RC होती है। अल्फ़ा 2 IE2, अल्फ़ा ऑलमोस्ट 1 होता है। RE2 डैश RC1 डिवाइडेड बाय बीटा, रेजिस्टेंस ये C1 है, ये E1 है, ये B1 है, ये बीटा 1 RE डैश 1 है, ये RB1 VS, ये हमारा बेस 2 है, एमीटर 2 और कलेक्टर 2। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम ऊपर वाला सर्किट है बिल्कुल उसी के करस्पॉन्डिंग बनाया गया है। पहले एमीटर फिर बेस और बाकी रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ जो हैं वो लगाई गई हैं। ठीक है, तो हमारी इनपुट रेजिस्टेंस क्या है? यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस है RB पैरेलल बीटा RE डैश। RIN वुड बी इक्वल टू RB1 पैरेलल बीटा 1 RE डैश 1, और इसी तरह से जो RL1 होगी लोड रेजिस्टेंस वो किसके बराबर होगी? वो होगी RC1 बाय बीटा 1 पैरेलल विद RE2। ठीक है, RE2 चूँकि बहुत ज़्यादा छोटी होती है बनिस्बत इसके, तो RL1 वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू RE2 डैश। ठीक है, क्योंकि RC1 बाय बीटा इज़ मच मच ग्रेटर दैन RE2 डैश, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में छोटे वाली आती है। ठीक है, AV1 वुड बी इक्वल टू माइनस RL1 ओवर RE2 डैश, RE1 डैश सॉरी, RL1 हमें भी निकाली, वो क्या है? माइनस RE2 डैश ओवर RE1 डैश। ठीक है, तो आपको पता है RE क्या होता है? RE2 डैश क्या होगी? वो होगी 26 मिली बाय IE2। ठीक है, IE2 किसके बराबर है? IE2 एक्चुअली IE1 के बराबर ही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि RE2 डैश वुड बी इक्वल टू RE1 डैश। ठीक है, तो AV इक्वल्स टू -1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि IE2 बराबर है IE1 के, हमें ऊपर निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब होगा कि RE2 डैश वुड बी इक्वल टू RE1 डैश। ठीक है, अब हम लोड रेजिस्टेंस ऑफ 2 की बात कर लेते हैं। RL2 किसके बराबर है? RL2 है हमारा RC2 पैरेलल RC2 पैरेलल RL, RC2 पैरेलल RC2 पैरेलल RL, और आउटपुट रेजिस्टेंस इसकी RC2 काफ़ी बड़ी होती है, तो इसलिए दैट वुड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू RC2 पैरेलल RL। इस तरह से AV2 जो है, AV2 हमने इसका निकाला हुआ है कॉमन बेस का चैप्टर 7 में। वो क्या होता है? RL2 डिवाइडेड बाय RE2 डैश। तो ये किसके बराबर है? देखिए प्लस का साइन है क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग है। ठीक है, तो ये अभी हमने RL2 निकाला, वो है RC2 पैरेलल RL डिवाइड बाय RE2 डैश। तो टोटल गेन हमारे पास होगा AV1 मल्टीप्लाइड बाय AV2, यानी कि माइनस RC2 पैरेलल RL डिवाइडेड बाय RE2 डैश। ठीक है, जो करंट गेन है AI वो किसके बराबर होगा? बीटा 1 अल्फ़ा 2 के बराबर, क्योंकि बीटा 1 किसका गेन है? कॉमन एमिटर का। अल्फ़ा 2 किसका गेन है? कॉमन बेस का। ठीक है, तो बीटा अल्फ़ा 2 ऑलमोस्ट 1 होता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली वुड बी इक्वल टू बीटा 1 बिकॉज अल्फ़ा 2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। ये हम पहले देख चुके हैं चैप्टर 7 में। R आउट क्या होगी? R आउट हमारी होगी RC2 पैरेलल RC2।
ठीक है। RC2 पैरेलल RC2, और ये चूँकि बहुत बड़ी होती है RC2, इसलिए दैट वुड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू RC2, ठीक है। ठीक है, ये सारे फार्मूलाज हमने निकाले हैं। इसकी करस्पॉन्डिंग एग्जांपल है, एग्जांपल 9.17, उसमें ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। आपने क्या निकालना है, आपने IC1 निकालना है, IC2 निकालना है, VC1 VC2 निकालने हैं और गेन निकालना है, ठीक है, टोटल गेन निकालना है और FA निकालना है, ठीक है। तो ये सारी एक्सप्रेशन हमने डिराइव की हुई हैं, इनमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास तीनों चीज़ें निकल आएंगी। तो ये आप जो है वो इसको खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तो हमने BJT, अब हमारा एम्पलीफायर जो है वो खाली BJT नहीं होते बल्कि FETs भी हमारे एम्पलीफायर होते हैं। तो अब हम बात करते हैं लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ FET एम्पलीफायर, ठीक है। अभी मैं FET एम्पलीफायर बनाता हूँ, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। बिल्कुल कॉमन एमिटर की तरह का होता है ये आपको पता ही है, हम पहले इसको काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। देखिए उसी तरह से सोर्स रेजिस्टेंस है, उसी तरह से इनपुट और आउटपुट सीरीज़ कैपेसिटेंस हैं, ये भी सीरीज़ कैपेसिटेंस है। ये तीनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के लिए अहम है, ठीक है। तो 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज बनेगी बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारी कॉमन एमिटर के केस में 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज बनी थी, क्योंकि 3 है ना सीरीज़ कैपेसिटेंसेस, तो 3 ही बनेगी। तो हमारी जो फर्स्ट बनेगी F1 वो बनेगी 1/2 पाई Rin प्लस RS C1, बिल्कुल उसी तरह से। और Rin हमारी क्या होगी यहाँ पे, Rin होगी R1 पैरेलल R2, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत इन्फिनिट इम्पीडेंस होती है, तो R1 पैरेलल R2 होगी। इसी तरह से हमारी F2 वुड बी इक्वल टू 1/2 पाई R0 पैरेलल प्लस RL C2। तो R आउट क्या होगी हमारी, R आउट होगी RD स्मॉल RD पैरेलल विद दिस RD कैपिटल RD। बिल्कुल कॉमन मीटर की तरह देखें ना, कॉमन मीटर में क्या था, ये R0 था, ये RC था, इधर कॉमन सोर्स में RD और कैपिटल RD, ठीक है। और इसी तरह से तीसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी FS दैट वुड बी इक्वल टू 1/2 पाई R, जो ये वाली कैपेसिटेंस जो जिसको हम RE कहते थे, इसको अब किससे डिनोट करते हैं, लेट्स से इसको हम डिनोट कर देते हैं, चलिए इसको डिनोट नहीं करते, इसको वैसे लिख देते हैं, ये RS पैरेलल ये पीछे वाली इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है, RS पैरेलल 1/GM, ठीक है, क्योंकि ये गेट तो वैसे इंसुलेटेड है, ठीक है, ये CS, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं पहले। तो ये लुकिंग, ये वाली जो इम्पिडेंस है लुकिंग इनटू RS, ठीक है। तो 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज बनेंगी जिस तरह से हमारी जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज बनी थी कॉमन एमिटर के केस में, ठीक है। तो जनरली जो R1 एंड R2 होते हैं इन FETs, दे आर लार्ज, which makes it easy for C1 to be small, ठीक है। R1 और R2 चूँकि काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, तो ये कॉम्पोनेंट का बड़ा होता है, तो इसको ये अगर छोटा भी होगा तो कोई यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो C1 जो है वो आम तौर पर
इतना मसला नहीं करती जितनी CS ये वाली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मसला करती है। ठीक है, तो CS की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, और यानी कि CS की वैल्यू काफ़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि आपका FL जो है वो बहुत छोटा हो। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि आउटपुट इम्पीडेंस आउटपुट कैपेसिटेंस बड़ी होनी चाहिए ताकि छोटी होनी चाहिए ताकि अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बड़ी हो, बैंडविड्थ ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से हम ये कहेंगे कि ये CS बड़ी होनी चाहिए ताकि FL छोटी हो, ठीक है, ताकि बैंडविड्थ बड़ी हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर हम बैंडविड्थ बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ये है तो लेट्स से ये FL, ठीक है, तो अगर आपकी इम्पीडेंस बढ़ जाती है यानी कि CS बढ़ जाती है, FL छोटी हो जाती है, FL छोटी हो जाती है तो आपकी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटर्स बड़ी होने का फ़ायदा है ताकि उससे FL कम हो, FL कम होने की वजह से बैंडविड्थ बढ़ती है। ठीक है, तो ये CS जो है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए ताकि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो छोटी हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। $9.18 यस, RS हमारे पास है 20K, ये है 0.02 माइक्रो, R2 हमारे पास है 330K, R1 है हमारे पास 1.5 मेगा ओम, 2K 820K 1 माइक्रो 0.02 और ये। ठीक है, हमें GM गिवन है 3.4 मिली सीमेंस, RD गिवन है 100 किलो ओम और FL हमें निकालना है। ठीक है, FL निकालने के लिए हमें तीनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले F1 निकालते हैं। F1 क्या है, 1/2 पाई Rin प्लस RS C1, और Rin हमारे पास R1 पैरेलल R2 है, दोनों चीज़ें गिवन है। 2 पाई R1 पैरेलल R2, 1.5 मेगा पैरेलल 330K प्लस 20K मल्टीप्लाई बाय C1 0.02 माइक्रोफोन। ठीक है, तो ये हमारे पास F1 निकलेगी 27.4 हर्ट्ज़। ठीक है, इस तरह से F2 हमारे पास क्या है, 1/2 पाई R आउट प्लस RL मल्टीप्लाइड बाय C2। ठीक है, तो R आउट क्या है हमारे पास, RD पैरेलल RD, तो दोनों चीज़ें गिवन है। 1/2 पाई R आउट हमारे पास क्या है, वो है RD पैरेलल RD, दोनों चीज़ें गिवन है। RD 100 किलो ओम गिवन है, RD गिवन है हमारी 2 किलो, RL हमें गिवन है 40K और C2 जो है वो 0.02। तो रिजल्टिंग F2 हमारे पास बनेगी वो 189.6 हर्ट्ज़ बनेगी। ठीक है, FS निकालते हैं। FS किसके बराबर है, 1/2 पाई RS पैरेलल 1/GM और साथ में CS, तो 1/2 पाई RS हमें गिवन है 820 पैरेलल 1/GM, GM हमें गिवन है 1/3.4 मिली, CS हमें गिवन है 1 माइक्रो। तो जो रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी बनेगी वो बनेगी 735.1 हर्ट्ज़। ठीक है, तो ये देखिए इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 27.4 में और इसमें बहुत फ़र्क है, इसमें और इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो
इसका मतलब है कि हम जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी चूज़ करेंगे, वो लार्जेस्ट ऑफ द थ्री चूज़ करेंगे। देखिए एफ एल हमारी होगी एफ एस के बराबर होगी, जो कि 735.1 हर्ट्ज़। ये तो था कॉमन सोर्स के हवाले से, जिस तरह हमने बीजेटीज़ में कॉमन एमिटर के साथ सबसे पहले सॉल्व किया था, बाद में कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर की भी हमने वैल्यूज़ लिखी थी। उसी तरह से हमने कॉमन सोर्स का भी लिखते हैं, कॉमन ड्रेन का लिखते हैं। कॉमन ड्रेन के लिए ये कॉमन ड्रेन आ गया जी। कॉमन ड्रेन के केस में वही दो फ्रीक्वेंसीज बनेगी C1 और C2, क्योंकि वो वाला बाईपास कैपेसिटर नहीं है। तो जो F1 बनेगी वो बनेगी 1/2 पाई Rin प्लस RS C1। इस केस में Rin क्या होगा, इस केस में हमारा Rin सेम होगा R1 पैरेलल R2, क्योंकि ड्रेन गेट जो है वो अब ओपन है, बहुत ज़्यादा इम्पीडेंस है। F2 वुड बी इक्वल टू 1/2 पाई R आउट प्लस RL मल्टीप्लाइड बाय C2। तो R आउट क्या होगी यहाँ पे, R आउट होगी हमारे पास इस जगह पे इम्पीडेंस RS पैरेलल पीछे वाले इम्पीडेंस जो कि 1/GM है। RS पैरेलल 1/GM हमारे पास R आउट होगा। तो जो कॉमन गेट की कॉन्फ़िगरेशन है वो आप बुक से चैप्टर 7 से उसकी Rin और R आउट देख लेंगे, तो वो सिंपली इस F1 और F2 में पुट कर देंगे, तो आपको जो है वो कॉमन गेट की F1 और F2 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारा था कॉमन यानी कि FET एम्पलीफायर का लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो जिस तरह BJT का हमने हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखा था, वैसे ही हम FETs का भी हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखते हैं। उसी तरह मैं कॉमन सोर्स बना रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में C1 C2 CS ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनके कोई ये इरेलीवेंट है, क्योंकि ये सीरीज़ में है तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये शॉर्ट होंगी। तो फिर वही कौन सी बचती है, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस बनती है, एक ये वाली कैपेसिटेंस, एक ये वाली कैपेसिटेंस और तीसरी ये वाली कैपेसिटेंस। ये कौन कौन सी, C गेट टू ड्रेन, बिल्कुल उस तरह से C बेस टू कलेक्टर थी, उस तरह C गेट टू ड्रेन। दूसरी C गेट टू एमिटर, जिस तरह बेस टू एमिटर थी। और इसी तरह ये गेट टू सोर्स, जिस तरह से बेस टू एमिटर थी। और तीसरी ड्रेन टू सोर्स, जिस तरह से कलेक्टर टू एमिटर थी। तो ये चूँकि शॉर्ट हो जाएगा उसी तरह से हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, तो CGD जो है वो हो जाएगी इनपुट टू ग्राउंड, यानी कि इनपुट कैपेसिटेंस, इनपुट शंट कैपेसिटेंस। इसी तरह से CDS जो हो जाएगी वो हो जाएगी आउटपुट टू ग्राउंड, यानी कि आउटपुट शंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अब मिलर कैपेसिटेंसेस देख लेते हैं। जो CGS होगी
यानी कि वो किससे CGS गेट टू सॉरी इसको लिखना चाहिए ओहो ये उल्टा लिख दिया। जो गेट टू सोर्स है वो इनपुट कैपेसिटेंस है, गेट टू सोर्स इनपुट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो जो CGD है गेट टू ड्रेन वो हमारी होगी मिलर कैपेसिटेंस, क्योंकि ये आउटपुट से इनपुट पर फीडबैक कर रही है, ठीक है, फीडबैक कैपेसिटेंस है तो ये मिलर कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारी जो टोटल अब CA होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा CGS प्लस यानी कि इनपुट साइड वाला 1 + 1 - AV और साथ है मिलर कैपेसिटेंस CGD, ठीक है। और इसी तरह से जो CB होगा वो क्या होगा, CS प्लस 1 - 1/AV मल्टीप्लाइड बाय CG, ठीक है। अब जो हमारी FA है वो क्या हो जाएगी 1/2 पाई RS पैरेलल RI मल्टीप्लाइड बाय CA, और इस तरह से FB जो होगी वो होगी 1/2 पाई R0 पैरेलल RL मल्टीप्लाइड बाय CB, ठीक है। तो जिस भी कन्फिग्रेशन में आपको चाहिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी ये FA और FB, आप सिंपली उसकी RN निकालेंगे और पुट कर देंगे वैल्यू तो निकल आएगी इस तरह से, और FB निकालेंगे तो उसकी ROUT पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल करते हैं हम, एग्ज़ाम्पल 9.20। कॉमन सोर्स A20 40K 2K VCC 1.5 मेगा 330K RS जो है वो 20K, ठीक है। C1 C2 और CS की वैल्यूज़ मैटर नहीं करती क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। गिवन है हमें एक GM गिवन है, वो है जी 3.2 मिलीसीमेंस, RD जो है वो 100 किलो ओहम गिवन है, CGS जो गिवन है वो 4 पिकोफैरेड गिवन है, CDS 0.5 पिकोफैरेड गिवन है, CGD 1.2 पिकोफैरेड गिवन है, C वायरिंग इनपुट वाली साइड पर जो गिवन है वो है 2.5 पिकोफैरेड, और C वायरिंग आउटपुट साइड पर जो गिवन है वो गिवन है 4 पिकोफैरेड। हमें क्या निकालना है, FH निकालना है। हमें पता है कि FH किसके बराबर होता है 1/FA 1/FB के बराबर होता है। तो FA क्या निकालेंगे, FA निकालेंगे 1/2 पाई RS पैरेलल RI डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय CA। तो RN सिंपली क्या है, वो हमारे पास है R1 पैरेलल R2 यानी कि 1.5 मेगा पैरेलल 330K इक्वल्स टू 270K, ठीक है, सिर्फ R1 पैरेलल R2। CA निकालेंगे, CA क्या निकलेगा, CA हमारा है CGS प्लस 1 - AV, CGS प्लस 1 - AV CGD प्लस C वायरिंग इनपुट, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, AV की वैल्यू नहीं है। तो AV ये कॉमन सोर्स है, कॉमन सोर्स का जो वोल्टेज गेन है हमने चैप्टर 7 में निकाला था वो था -GM RD पैरेलल कैपिटल RD पैरेलल RE, ठीक है। ये गेन था वोल्टेज गेन कॉमन सोर्स के लिए, ठीक है। ये चैप्टर इसको हम लिख देते हैं ऑलरेडी डिराइव्ड
इन चैप्टर 7। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। GM हमें गिवन है 3.2 मिली, RD गिवन है 100K, कैपिटल RD गिवन है 2K और RL गिवन है 40K। इसको सॉल्व करेंगे तो AB हमारे पास निकलेगा -6। ठीक है, अब इस -6 को पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो जो CA है वो बस CGS गिवन है हमें 4 पिको प्लस 1 + 6, CGD हमें गिवन है 1.2 पिको और वायरिंग इनपुट साइड पे गिवन है 2.5 पिको। तो 14.9 पिको फैरेड हमारा CA निकल आएगा। और FA हमारे पास क्या निकलेगा 1/2 पाई RS हमारे पास गिवन है 20K पैरेलल 20K पैरेलल RN अभी हमने निकाला 270K। ठीक है, और CA अभी निकाला हमने 14.9 पिको फैरेड। ठीक है, तो ये रिजल्टिंग हमारे पास जो FA निकली वो निकली 573.6 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, इसी तरह से जो FB है वो किसके इक्वल है 1/2 पाई R0 पैरेलल RL मल्टीप्लाइड बाय CB। जो इसका R0 है वो किसके बराबर है, वो है RD पैरेलल कैपिटल RD। ये हमें गिवन है 2K पैरेलल विद 100K, दैट वुड बी इक्वल टू 1.96 किलो ओम। और CB जो है वो हमारे पास है CDS प्लस 1 - 1/AB मल्टीप्लाइड बाय CGD प्लस C वायरिंग आउटपुट। ठीक है, तो CDS हमें गिवन है 0.5, AB हमने निकाला है अभी 6, CGD गिवन है 1.2। ठीक है, और वायरिंग गिवन है हमें 4 पिको। तो रिजल्टिंग निकलेगा हमारे पास 5.9 पिको फैरेड। ठीक है, अब FB हम निकाल लेते हैं। FB निकालते हैं 1/2 पाई R0 1.96 पैरेलल 40K, RL 40K है, CB जो है वो 5.9 पिको फैरेड। तो रिजल्टिंग हमारे पास निकलेगी वैल्यू 14.43 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो FH हमारे पास क्या है 1/1 जो 573.6K प्लस 1/14.43 मेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हमारे पास आएगी, वो आएगी 522 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 9 हाई जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का था वो ख़त्म हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा हमने डिटेल्स देखी थी। तो जो है हमने अब हाई और लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दोनों ख़त्म कर लिए, टोटल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर लिया। तो नेक्स्ट हम नए चैप्टर के साथ इंशाल्लाह आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।